गाइस पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या सिचुएशन बनेगी हमारे लिए, और डिफ़ॉल्ट क्या पाकिस्तान वाकई में करेगा या नहीं करेगा, इस टाइम के ऊपर ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन बन चुका है। हर बंदे की ज़ुबान के ऊपर यही बात है कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, और डिफ़ॉल्ट करने के बाद हमारे मुल्क का क्या बनेगा, क्या सिचुएशन बनेगी, आखिरकार क्या सिनेरियो होगा बाद में डिफ़ॉल्ट के बाद, क्योंकि हमें कभी इस किस्म की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट करे या हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट की कंडीशन पैदा हो। अब जो मुल्क डिफ़ॉल्ट करते हैं वो किसी भी एक आम आदमी के डिफ़ॉल्ट करने से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक आम आदमी अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ पर सिंपली ये सीन होता है कि उसके घर वगैरह को नीलाम कर दिया जाता है, या जोन सी भी प्रॉपर्टी उसने अपने लोन की इवज़ के अंदर गारंटी के तौर पर रखवाई जाती है, उसकी नीलाम कर कर बैंक जो है वो अपने कर्जे जितने भी होते हैं उसको दिए होते हैं, उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना चंक जो है वो वापस हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है कि आपको जो है मतलब कि मुल्क को नीलाम कर दिया जाएगा या कोई भी इस किस्म का सीन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि आपको दुनिया में कोई भी मुड़कर कर्जा नहीं देता। कर्जा हमेशा उसको दिया जाता है जिससे वापस मिले। जिस आदमी से या जिस मुल्क से कर्जा वापस ना मिले उसको कोई भी कर्जा नहीं देता होता। अब राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं जाता तो 95% चांसेस हैं पाकिस्तान के वाकई में कंप्लीटली डिफॉल्ट कर जाने के। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें एक मेजर वजह यह है कि हमारे जितने भी एक्सटर्नल लेंडर्स हैं, जितने भी फ्रेंडली नेशंस हैं जो हमारे साथ एक कोऑपरेट करती हैं, हमें पैसा प्रोवाइड करती हैं, उनमें से कोई भी हमें पैसा प्रोवाइड नहीं करेगा अनटिल और अनलेस हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हों। IMF के प्रोग्राम के अंदर हम जाते हैं तब हमारे ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा और हमारे जितने भी एक्सटर्नल लेंडर्स हैं वो सारे के सारे हमें कर्जा देने के ऊपर राजी होंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जो हमारे डिफ़ॉल्ट ना होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ख़त्म होना। जिस मुल्क के अंदर जंग चल रही हो, लिटरली जंग चल रही हो, वो मुल्क भी पैसा कमा रहा होता है, उस मुल्क की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं से पैसा अपना जनरेट कर रही होती है, लेकिन वो मुल्क जिसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो वहाँ पर किसी भी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट नहीं होती। और हमारे पॉलिसी मेकर्स को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ख़त्म कर सकते हैं, और कम्प्लीटली पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस तरह से नहीं है कि वक्ती तौर के ऊपर जो है कोई बहाने मार दिए जाएं या कोई हीले तलाश कर लिए जाएं कि हम इस तरह से कर लेंगे, हम उस तरह से कर लेंगे। ये जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं इसने हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, और पाकिस्तान के अंदर इतना शऊर आ चुका है कि उनको पता है कि भाई किस तरीके से, किस हिसाब किताब के अंदर मुल्क को आना चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी क्यों है, हमारे मुल्क को कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है जिससे वो आगे जाएंगे ना कि पीछे आएंगे। और हमें लिटरली राइट नाउ तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये हमारा दूसरा सिनेरियो है जिसके अंदर काफी ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाती है एक मुल्क के डिफॉल्ट होने की, क्योंकि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो ही जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी है कि मुल्क के बाहर मतलब कि जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी मुल्क के अंदर नहीं आते होते बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती। अब यहाँ तक हमें यह पता लग जाता है कि एक परसेंटेज बहुत बड़ी है जिसके चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि कंप्लीटली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो सबसे पहले तो देखना यह है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी इंपोर्ट्स ऐसी हैं कि जो ज़रूरी हैं, जिनको मंगवाना ज़रूरी होता है पाकिस्तान के लिए, जिनके बगैर गुजारा नहीं चलता। आपने आजकल में नोटिस किया होगा, सुनने में भी आपको आया होगा कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टर्स की जो इंपोर्ट किया वो माल होता है उनकी LCयाँ रोक रहे हैं। अब LC रोकने का मकसद क्या होता है? LC रोकने का मकसद यही होता है ताकि लंबे अरसे तक हम डॉलर को पाकिस्तान में रोक सकें, जब तक कि हमारी IMF से सेटलमेंट्स नहीं हो जाती। उसके बाद हम LCयाँ खोल देंगे ताकि मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं जो सिर्फ और सिर्फ $2.9 बिलियन हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबा उनको घसीट सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम LCयाँ खोलने लग जाएं और बाकायदा तौर के ऊपर हमारे रिजर्व मुकम्मल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और हमारे पास किसी को पैसा देने के लिए 1 टका भी ना बचे। और हमारी जो सबसे मेजर इंपोर्ट है पाकिस्तान की वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ऑयल की हमारी सबसे मेजर इंपोर्ट है, क्योंकि ऑयल हमारा यूटिलाइज होता है पावर जनरेशन के अंदर। अब याद रखिएगा कि अगर हम डिफॉल्ट करते हैं तो हमारे पास जो ऑयल शॉर्टेज आएगी उसकी वजह से पावर शॉर्टेज भी आएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि पाकिस्तान ने कभी भी अदर सोर्स ऑफ पावर जनरेशन जो है उसके बारे में सोचा ही नहीं है। सोलर एनर्जी के बारे में नहीं सोचा है कि सोलर एनर्जी को हम किस तरीके
तरीके से यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और जनरेट करने के बारे में सोचा भी है तो वहाँ पर एक और चीज़ भी आती है कि सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान के अंदर हमें सोचना चाहिए कि सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में की जाए, या मैन्युफैक्चरिंग अगर हम नहीं भी करते तो एटलीस्ट असेंबलिंग प्लांट्स जो हैं वो हमें पाकिस्तान के अंदर लगाए जाएं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम आसानियाँ ढूंढते हैं हर चीज़ के अंदर। भाई हम क्यों बनाएं, क्यों हम इतनी मेहनत करें जब हमारे पास चाइना जैसा मुल्क है जिसको एक मैसेज करते हैं तो वो बोलता है सर आपका कंटेनर रेडी है, आपके पास पहुंच जाएगा विद इन 20 डेज, आपकी पोर्ट के ऊपर होगा कंटेनर, तो हमें बनाने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। मसला ये है कि जब आप ऑन दी वर्ज ऑफ सॉवरेन डिफॉल्ट हो तो वहाँ पर आप उनको डॉलर्स कैसे पे करोगे अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं आओगे, खुद सोर्सिंग इस तरीके की अपने प्रोडक्ट्स की मशीनरी की नहीं करोगे कि आप पाकिस्तान के अंदर ही सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दें, तब तक आप क्या करेंगे। अब ये तो होगी हमारी पेट्रोलियम मसनूआत। उसके बाद एग्रीकल्चरल के अंदर हमारी चाय की पत्ती इतनी इंपोर्ट होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। चाय की पत्ती क्या पाकिस्तान में नहीं लग सकती? बहुत ज़्यादा आसानी से लग सकती है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर चाय की पत्ती क्यों जो है नहीं लगती। इसकी एक बड़ी रीज़न ये बताई गई है कि चाय की पत्ती एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो लेती है उगने के अंदर, और हमारे किसान जो हैं वो इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। अब इसके अंदर सारा कसूर हम किसानों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि किसान भी आखिरकार ज़ाहिर बात है कि मजबूर है। हमारे मुल्क के अंदर जो किसान, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक है। इसके बाद हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा मसला बनेगा कि हमारा जितना भी रियल एस्टेट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का जितना बिजनेस है, उसके अंदर बहुत बड़ी एक क्वांटिटी जो है वो इंपोर्ट की जाती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, जो कि हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें इंपोर्ट की, हमें इस सुख की आदत पड़ी हुई है कि पैसे दो माल मंगवा लो। वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ। और हमारे मुल्क को भी किसी किस्म की मुश्किलात नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिंपली जो है किसी न किसी से कर्जा लेके अपने फॉरेन रिजर्व थोड़ी देर के लिए पुल अप करके दोबारा से इंपोर्ट की तरफ जो है वो चल पड़ता है और बड़े मजे से एंजॉय करता है। लिटरली हमारी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। हमें समझ ही नहीं लग रही कि हम किस खतरनाक किनारे की तरफ जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें यहाँ से कि कई लोग सोचते हैं कि भाई ईरान के ऊपर इतनी ज्यादा पाबंदियां हैं, तो ईरान अगर आज तक इतना जो है मतलब कि सेल्फ रिलायबल है तो हम क्यों नहीं हो सकते। देखिए ईरान के ऊपर वाकई में बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं। इवन कि अगर हम डिफॉल्ट कर भी जाते हैं तब भी हमारे पर इतनी पाबंदियां नहीं लगेंगी जितनी ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं। लेकिन यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि ईरान एक ऑयल रिच कंट्री है। ईरान के पास अपने रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हम ऑयल रिच कंट्री नहीं है, हम अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं। ईरान के पास अपनी इतनी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है कि वो दूसरे मुल्कों को प्रोवाइड कर सकता है। वो तो इंतज़ार में है कि इस टाइम पर उससे पाबंदी हटे और वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर दे। इतना ज़बरदस्त किस्म का ईरान को बूस्ट मिले कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इस बात से परेशान हैं कि भाई अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो हमारी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सिंपली आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने कैश रखा हुआ है PKR के अंदर, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो सकता है, तो उससे बचना चाहिए कि PKR के अंदर कैश ना हो, या रियल एस्टेट के अंदर पैसा हो आपका, या गोल्ड के अंदर पैसा हो, या आपकी कोई भी ऐसी सोर्स ऑफ कमोडिटी के अंदर पैसा हो कि जिसका आपको पता हो कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रेट्स चलते हैं। रियल एस्टेट के अंदर अगर आपका पैसा है तो कुछ हद तक सेफ रहेगा अगर आपकी भी रियल एस्टेट की मार्केट कोलैप्स नहीं करती है। और अगर आपकी रियल एस्टेट की मार्केट कोलैप्स कर जाती है तो रियल एस्टेट के अंदर भी जो आपका पैसा है वो सिक्योर नहीं रहेगा। ना ही आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर सिक्योर रहेगा, ना ही आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिक्योर रहेगा, ना ही आपका पैसा किसी भी बैंकिंग कम्युनिटी के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर सिक्योर रहेगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ करेंसी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर मुल्क के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस एक अचानक से जो है बूम फैल गया, आपकी करेंसी इतनी ज़्यादा डाउन आ जाएगी कि कुछ समझ नहीं लगेगा। वेनेजुएला वाला हाल किसको भूलता है कि जो रेडियो के अंदर अपने नोट लेकर जा रहे थे और किसी भी तरीके से एक ब्रेड लेने के लिए वो कहते थे भाई सारे नोट ले लो, हमें एक ब्रेड तो प्रोवाइड कर दो, खाने के लाले पड़ गए थे उधर। हमारे पास एक फैसिलिटी है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है और हमारे यहाँ खाने की कमी नहीं होगी। ये बातें जो लोग कर रहे हैं कि खाने के इतने ज़्यादा लाले पड़ जाएंगे कि लोग भूखे मरेंगे, ऐसा कोई भी सीन क्रिएट नहीं होगा। हम खुद अपने खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम अनाज की ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो हमारे यहाँ इस किस्म का कोई भी मसला क्रिएट नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर खाने की कमी होगी या खाने के लाले पड़ गए हैं, ऐसा कोई भी सीन क्रिएट नहीं होगा। हाँ,
बट हमारे यहाँ पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ ऑयल। हमारे पास तेल की जो कमी होगी जिसकी वजह से बिजली की कमी हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अगर हो सके तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं अपने आप को सोलर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लें, अपने घरों को सोलर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ऑफ पावर क्राइसिस। सारी बात है कि बिजली भी जितनी महंगी हो चुकी है, बिजली आप अफोर्ड नहीं कर सकते विदाउट सोलर एनर्जी। अगर आपके पास सोलर एनर्जी होगी तभी आप एक अफोर्डेबिलिटी वाली साइड पर आएंगे, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुछ थोड़े बहुत पैसे बचाएं और इन्वेस्ट करें इन चीज़ों के अंदर, अपनी एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें। चाहे आपको एक छोटा सा जो घर है ना उसकी भी एनर्जी की ज़रूरियात है, उसकी एनर्जी की ज़रूरियात फुलफिल आपको करने आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने छोटे सारे घर की बिजली की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।